Assalamualaikum. Welcome to the lecture 13th of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. दोस्तों आज मैं आपको लेक्चर दूंगा सॉलिड्स के कुछ ऑपरेशंस पर जिन्हें बूलियंस कहते हैं, जिसमें डिफरेंस, इंटरसेक्शन और यूनियन ये तीन टूल्स आते हैं। और इन एडिशन मैं आपको सॉलिड्स के बाकी जो टूल्स उसके अंदर मौजूद हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उनकी गाइडेंस दूंगा। और साथ आपको जो रिंग्स हम बनाते हैं जिनके अंदर जेम्स की प्लेसमेंट करते हैं उसके अंदर ये बुलियंस का क्या अमल दखल है इस बारे में बताऊंगा। और साथ सॉलिड के टेक्सचर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और साथ कैलकुलेशंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ्स को कैलकुलेट करके हम उसके अंदर परफेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे और समझते हैं इन चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैंने ये एक सरफेस बनाई थी। ये कुछ इस तरह से इसकी कर्व्स ड्रॉ की थी। तो ये इस तरह से इसको मैंने ड्रॉ किया था इस सरफेस को। इसके नीचे एक बॉर्डर दिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बॉर्डर को। ये सरफेस थी इस तरह से, इसका जो बॉर्डर था ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने गेज दिया था कुछ इस तरह से, यहाँ से सॉलिड एक्सट्रूड ऑल में से स्ट्रेट ऑल 1 mm का इसको मैंने गेज दे दिया। नीचे से मैंने सरफेस पे डिलीट कर दी और इसको अब नीचे से मैं प्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक इसी तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये है कि इसकी जो नीचे वाली सरफेस है उसको मैं प्लेन कर लेता हूँ ताकि वो नीचे से नीट हो जाए। ओके, तो ये इस तरह से तो प्लेन भी नहीं होगी, चलिए मुझे शायद इसको गेज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। इसको मैं 2 mm का गेज दे देता हूँ। इसको 2 mm का मैंने गेज दे दिया और यहाँ इसके नीचे मैं एक ये स्केयर ले रहा हूँ। अब इनको इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ बूलियन डिफरेंस से मैंने इसके नीचे वाली ये सरफेस को कट कर दिया। ऊपर से मेरे पास ये टेक्सचर आ गया। अब ये जो टेक्सचर है इस टेक्सचर को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से यूज़ करूँगा। एक मैं छल्ला बनाऊँगा, एक बेबी रिंग। वो मैं कैसे बनाऊँगा, वो यहाँ से मैं एक सबसे पहले सर्कल लेता हूँ। एक 12 mm का मैंने सर्कल ले लिया। इस सर्कल के साइडों के ऊपर अब मैं यहाँ पे इनको 6 पे डिवाइड कर देता हूँ। इसके पार्ट्स को मैंने डिवाइडेड बाय 6 करके यहाँ पे 6 मैंने लाइंस लगा दी है। मैं थ्रू फिंगर में काम कर रहा हूँ। अब इन लाइंस को मैं कट करके सिर्फ एक ही इसका पार्ट बचा के रखूँगा। अब इसकी मैं लूँगा लेंथ कि इसकी लेंथ कितनी है। एनालाइज के अंदर यहाँ ऑप्शन है, यहाँ से मैंने लेंथ के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे ये मेरे पास लिखा हुआ गया 6.283। मैं 6.283 की एक इस तरह की लाइन यहाँ पे ड्रा करूँगा। 6.283, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे इतनी गेज की ड्रा कर ली, इतनी लेंथ की। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैं इस लाइन के ऊपर ले आया हूँ। इस तरह से इसको बिल्कुल इस लाइन के ऊपर मैं ले आया हूँ। अब इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैं इस लाइन के मुताबिक इतनी रख रहा हूँ। अब ये एग्जैक्ट कैसे हो सकती है, ये एग्जैक्ट ऐसे हो सकती है कि मैं यहाँ से 1D का यूज़ करूँ। एक साइड पकड़ी, दूसरी साइड पकड़ी और इसको इसके लगा और यहाँ से दोबारा से ऐसे ही करूँ। इस साइड को इसके बराबर प्लेस कर दिया। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था, मतलब ये जो मैंने ये बनाई थी सरफेस, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ। मैंने इस तरह से इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर ली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी थी, ये हैवी होगी, इसका वेट ताकि कंट्रोल हो सके, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई मैनुअली कम कर ली है। क्योंकि एक सॉलिड सरफेस है, ये मैनुअली कम या ज़्यादा अगर मैं करता हूँ तो ये सरफेस ख़राब नहीं होगी। ओके, तो ये करने के बाद अब यहाँ पे ये जो मेरा कलर है इसको मैं ये कलर दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सरफेस है ये बिल्कुल इसके मुताबिक गोलाई में आ जाए, तो उसके लिए अब मैं यहाँ से एक टूल ट्रांसफॉर्म का यूज़ करने लगा हूँ। ये एक टूल है यहाँ पे, फ्लो अलोंग कर्व। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जिस कर्व के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है उस कर्व को सिलेक्ट करूँगा, फिर उस कर्व को सिलेक्ट करूँगा जिस पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाए।
इस तरह से ये मेरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर प्लेस हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने बेशक डिलीट भी कर दूं, इट्स ओके। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था, अब इसको मैं एरे करूंगा 6 के ऊपर, क्योंकि मैंने वो जो रिंग रेल ली थी वो 6 पार्ट्स के अंदर मेरी डिवाइड थी। ये देखें, ये मेरे पास एक रिंग की शेप यूँ मैंने बना ली है, ये कितनी प्यारी लग रही है। अब इसका जो इनर पार्ट है इसको थोड़ा मजबूत करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ दोबारा से, वैसे ही जैसे मैंने पहले लिया था। 11.5 mm का ये मैंने एक सर्कल ले लिया। यहाँ पे मैं एक पाइप दे दूंगा, पाइप 1.2 mm का मैं यहाँ पे एक पाइप दे दूंगा। ये रेडियस के अंदर आ गया था, डायमीटर के अंदर 1.2 का यहाँ पे एक पाइप ये आ गया। अब इस पाइप ने अगर इसकी शेप को डिस्टर्ब नहीं किया तो मैं यहाँ पे एक 1 mm का पाइप दे देता हूँ। हाँ, 1 mm का पाइप भी यहाँ पे ठीक आ गया है। इसको थोड़ा सा मैं चौड़ा करता हूँ, ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है इसको इस तरह एक्सटेंड कर लूँगा, इतनी इतनी एक्सटेंड हो गई है इसकी चौड़ाई। अब इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे पुश कर लेता हूँ ताकि आउटर सरफेस को ये ख़राब ना करें। और इसको मज़ीद और इस तरह इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर देता हूँ। ये ज़्यादा हो गई है, दोबारा से इसकी चौड़ाई और ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। ये इस तरह से इसकी चौड़ाई आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं कटर का यूज़ करूँगा। कटर का यूज़ मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल शेप बनाऊँगा। ये इस तरह से नहीं, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मैंने शेप बना लिया है। अब यहाँ पे जो मेरा इनर ये पाइप था इसको मैं यहाँ पे बूलियन दूंगा कि ये बूलियन डिफरेंस कहते हैं इस टूल को, जिस टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बूलियन डिफरेंस। इसके अंदर पहले हम अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसको हम कट करना चाहते हैं, फिर इस टूल को सेलेक्ट करके फिर हम वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिससे हम कट करना चाहते हैं, मतलब उसका कटर। ये देखें, ये कट हो गया है और ये एक हमारे पास छल्ला बन के रेडी हो गया है। ये एज अ बेबी रिंग यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसकी फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड। बेबी रिंग। अब इसको जो मैं सेव कर रहा हूँ ये मैं 3DM फॉर्मेट के अंदर कर रहा हूँ ताकि अगर इसको मैं बाद में एडिट करके इसका साइज चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकूँ, क्योंकि ये सेव हो गई है। अब यहाँ पे ये रिंग तो बन गई, अब इसको मैं यूनियन कर रहा हूँ, बूलियन यूनियन। ये एक ही सरफेस अब ये बन गई है, अभी ये दो सरफेसेस नहीं रही, अब ये यूनियन हो गई हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने जो समझा है वो ये है कि सॉलिड से हम डिफरेंट टेक्सचर्स बना सकते हैं। उन टेक्सचर्स को हम सॉलिड्स के अंदर ही इमर्ज कर सकते हैं और उससे ही हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ सॉलिड के अंदर ये काफ़ी टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं अब स्टेप बाय स्टेप इन सब टूल्स को यूज़ करके आप लोगों को समझाता हूँ कि इनका यूज़ कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे मैं दो स्पेस बना लेता हूँ, इनके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये यूनियन, ये हमने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है, यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन, ये 3 क्लास के स्टूडेंट को भी इन चीज़ों का पता होता है, तो यहाँ पे भी यही यूज़ होगा। अब अगर यहाँ पे मैं यूनियन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ के एंटर प्रेस करता हूँ तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन अब मैंने कंट्रोल Z दबा दिए। अगर मैं इनका डिफरेंस चाहता हूँ तो मैं
यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा जो मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, फिर इसको सिलेक्ट करके कटर को सिलेक्ट करूँगा, तो ये वो कटर लगा देगा यहाँ पे, ये इस तरह से जितना वो उसके अंदर एमआरएच था उतना उसने उसको कट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे इनकी जो इंटरसेक्शन है वो चाहता हूँ, तो मैं इस टूल को लेके इन दोनों को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। जैसे कि इनको सिलेक्ट करके ये टूल लेगा, ये इस तरह से इसने मुझे वो पार्ट दे दिए जो इन लोगों का आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। अब यहाँ पे एक और हमारे पास जो टूल मौजूद है जो इन तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, वो ये टूल है बूलियन टू ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जब मैंने इन दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ अगर अभी राइट क्लिक कर देता हूँ तो इसने इनको यूनियन ले लिया है। लेकिन अगर मैं नहीं करता, मैं दोबारा ये टूल लेता हूँ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया मैंने, अब इसने इंटरसेक्शन ले लिया, दोबारा लेफ़्ट क्लिक किया, इसने इसका वो बूलियन डिफरेंस ले लिया, दोबारा से वही क्लिक किया, दूसरे पार्ट का बूलियन डिफरेंस ले लिया इसने, दोबारा वही क्लिक किया, तो अब इसने दोबारा से उसका यूनियन ले लिया है। मतलब ये सिंगल टूल से हम इन तीनों को मतलब बूलियंस को यूज़ कर सकते हैं, यही तीन बूलियन के ऑपरेशन है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जेम्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर हम जेम्स लगाते हैं, यूज़ करते हैं किसी चीज़ के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ से ये सिंपल सी एक मैंने ये रिंग रेल ले लेता हूँ, ये 20 mm का मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, और आई थिंक सो ये शायद 200 mm का हो गया। 20 mm का ये मैंने एक यहाँ पे रिंग रेल ड्रा की है, बिल्कुल एक गोल सी रिंग है। इसको मैं यहाँ से ऐसे ही पकड़ के हल्का सा चौड़ा कर लूँगा, ये ऐसे ये हल्की सी चौड़ी होगी। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट बिल्कुल एक पाइप लेता हूँ F/O, मतलब जैसे बॉर्डर ड्रॉ करते हैं ये उस तरह से मैं यहाँ पे अब एक कर्व को ड्रॉ करूँगा। 0.6 जी, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लॉफ्ट टूल से ये मैंने सरफेस ले ली है, ये आ गई सरफेस। अब इस सरफेस को मैं यहाँ से ऐसे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये इस तरह से यहाँ पे आ गई। इसको थोड़ा सा और चौड़ा करेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर अब मैं ऑफसेट दे दूंगा, इसको ऑफसेट देते हैं 1 mm का, ये इस तरह से इसका ऑफसेट आएगा। इसके अंदर अब मैं बूलियन टूल का यूज़ करूँगा, बूलियन डिफरेंस का, और ये मैंने इसको अंदर से इस तरह से कट कर दिया है, ये अंदर से ऐसे कट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये अंदर एक ये पूरी पट्टी सी आ गई है। यहाँ पे अब मैं जेम को प्लेस करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है जेम ऑन सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ये मैंने जेम को अपने प्लेस कर दिया। अब इसके साइडों पे मैं ना प्रॉन्ग्स लगाता हूँ, ये 1 mm का जेम है। ये जो नॉर्मली रिंग्स होती हैं इनके अंदर 1 mm या 2 mm या 1.5 mm ये जेम्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। 1 mm का जेम हर जगह इजीली नहीं अवेलेबल होता, क्योंकि ये सिर्फ मशीन के ज़रिए से लगाया जाता है। जो 1.5 mm 2 mm या 2.5 mm के जेम्स होते हैं ये लग जाते हैं हाथ से भी, और ये मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में अवेलेबल भी होते हैं, और लोग ये ज़्यादा यूज़ भी इन्हीं का करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं जो प्रॉन्ग्स लगाऊंगा वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के होंगे जो हमने पहले यूज़ किए थे उनसे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कटर इसका बना लिया है। अब यहाँ पे मैं इसके लिए प्रॉन्ग्स सेलेक्ट करता हूँ, ऐड प्रॉन्ग्स, इनका यहाँ पे मैं साइज़ वगैरह सारा अरेंज करता हूँ कि क्या इनका साइज़ रखना है, इनका क्या स्टाइल रखना है। स्टाइल भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। भी इसके अंदर मैं इसका स्टाइल इसी तरह का ही रखता हूँ, फिर मैं बाद में डिलीट कर दूंगा इसके दो पार्ट्स को। जो टेपर था इसको मैं कम कर लेता हूँ, इसका जो टॉप है ये भी कम होगा, और फ्लैट पार्ट थोड़ा होगा ज़्यादा, की हाइट थोड़ी होगी कम।
थोड़ी सी और कम हो जाएगी इसकी हाइट। और ये इस तरह से यहाँ पे ये मैंने ये बना लिया। अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा मैन्युअली खुद अपने तरीके से। ये इस तरह से आ गया एक पार्ट इसका, और दूसरा पार्ट भी इसका मैं मिरर कर लूँगा ताकि ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर ऑपोजिट डिस्टेंस के साथ आ जाए। ये आ गया इस तरह से। अब इसका मैं कटर भी ओपन कर लेता हूँ। इन पार्ट्स को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि जब जेम इसके अंदर प्लेस हो तो ये इजीली बंद कर सकें जेम्स को। ओके, तो अब इस पार्ट को मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे एरे करने लगा हूँ। इसको मैं यहाँ पे कितने पे एरे करूँ कि ये बिल्कुल मेरा इस तरह का इक्वल आ जाए, उसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सर्कल की जो लेंथ है वो लेंथ हम एनालाइज में से ले सकते हैं, और 1 mm इसका जेम का डाया है और इसका डाया जो है वो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो उससे हम बिल्कुल परफेक्ट इसका एरे कर सकते हैं कि ये पूरी ये जो इसकी रिंग रेल है इक्वल डिस्टेंस के साथ यहाँ खूबसूरत से जेम्स आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ अंदाजे से ही जेम्स को ड्रॉ करके चेक करूँगा कि यहाँ कितने आते हैं, उनको एरे करूँगा अंदाज़न। यहाँ पे मैं अगर 50 जेम्स लगा देता हूँ तो यहाँ पे ये ठीक तरह से बैठ जाएंगे 50 जेम्स। ओके, तो मैं यहाँ 50 जेम्स ही दूंगा। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बूलियन के अंदर आके कटर्स को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे बूलियन डिफरेंस वाला टूल जो था वो अप्लाई कर दिया। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा और ये कट कर देगा, जेम्स के नीचे स्पेस बना देगा प्रॉपर। अब यहाँ पे जेम्स इजीली बैठ सकते हैं। ये इस तरह से ये स्पेस बन के आ गई जेम्स के अंदर। और ये एक मेरे पास रिंग रेडी हुई है जिसका जो सेंटर है, सेंटर पार्ट वो जेम्स से कवर है। यहाँ 1 mm का जेम यूज़ हुआ है। अब इस रिंग को मैं इस तरह से सेव कर लेता हूँ। इस रिंग को मैं ये जेम रिंग 1 के नाम से मैंने सेव कर लिया ये रिंग। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ डिफरेंट टूल यूज़ करके सॉलिड्स के ही दिखाया है कि किस तरह से हमने 2 रिंग्स बना ली हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बाकी टूल्स का यूज़ भी समझा देता हूँ कि किन टूल का क्या यूज़ है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक कर्व लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पाइप दे रहा हूँ। इसका जो पाइप है उसका कैप नॉन आ गया है। अगर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी सारे ऐसे पाइप्स हैं जिनका कैप ही नहीं है। अब उसके लिए मैं यहाँ सॉलिड के अंदर एक ये टूल है, क्योंकि ये होलो पाइप है ये तो मशीन प्रिंट ही नहीं करेगी, क्योंकि जब तक सॉलिड नहीं कोई चीज़ होगी तब तक वो प्रिंट नहीं करती मशीन। तो यहाँ पे ये जो टूल है कैप प्लानर, इसको सेलेक्ट करके जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर दबाऊंगा तो इसके ऊपर ये कैप आ जाएगी इसकी। कैसे किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ कैप प्लानर के ऊपर गया और इसकी ये कैप आ गई। ओके, इस टूल का यूँ इस तरह से यूज़ होता है। ये जो से टूल्स हैं ये भी इसी तरह सिमिलर हैं। ये जो है ये इस तरह यूज़ होता है कि अगर यहाँ पे एक मैं स्फेयर ले लेता हूँ, जैसे ये स्फेयर आ गया, इसके अपर पार्ट को मैं इस तरह जैसे हम खोप बनाते हैं उसी तरह से ये मैं एक खोप टाइप चीज़ ही बना रहा हूँ। इस तरह से एक बन के आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आउटर लेयर है या इसकी कोई भी एक लेयर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इस टूल का यूज़ करूँगा। और ये देखें ये इसकी आउटर लेयर जो है ये सेपरेट हो गई है इससे, मतलब बाकी लेयर्स साथ ही हैं। आउटर लेयर जो है उसको मैं दोबारा से रीयूज़ अगर करना चाहता हूँ तो मैं इस टूल का यूज़ करूँगा। और कहीं से अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका एज है वो ख़त्म करने के लिए ये फिलेट एज का यूज़ होता है। ये जो टेक्स्ट है इसका यूज़ ऐसे ही होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ब्लॉक लिखना चाहता हूँ, जैसे अक्सर ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं स्टोन का साइज़ इस तरह से लिख देता हूँ 1.5 mm या 2 mm। जैसे अभी भी यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ था 1.5 mm। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका साइज़ मैं यहाँ से यूँ मैनुअली छोटा कर सकता हूँ। उसके बाद इसको मैं सरफेस के अंदर से या सॉलिड के अंदर से, दोनों में से इस तरह से गेज दे सकता हूँ। ये इस तरह से राइटिंग आ गई मेरे पास। अब इस राइटिंग को एडजस्ट करके अपने हिसाब से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे एक रिंग ही मैं दोबारा से एक रिंग रेल ले लेता हूँ।
ये मैं रिंग्स रेल्स लेके आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि रिंग्स मोस्टली बनाई जाती हैं ज्वेलरी के अंदर। रिंग की बहुत बार बार रिंग्स आपको बनानी पड़ेंगी क्योंकि ज़्यादा ज्वेलरी के अंदर रिंग्स ही चलती हैं। यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं गया, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बेंड कर लिया और ये इस तरह से इसके अंदर मैंने यूँ प्लेस कर दिया। इसका साइज़ मैं मज़ीद छोटा कर लेता हूँ, ये और छोटा हो गया इसका साइज़। इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैंने ये इसके अंदर यूँ प्लेस कर दिया, ये ऐसे करके। ये ऐसे आ जाता है कि हल्का सा बस शो होता है और बाकी ये ख़त्म हो जाता है। जैसे ये तो वैसे एक प्लेसमेंट है, ये अगर आप लोग करते हैं इस चीज़ को फॉलो तो इससे आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो आपसे सेटिस्फाई होता है कि जो डिज़ाइनर ने स्टोन पीस के अंदर रखा है, एडजस्ट किया है, उसका साइज़ उसने पीस के ऊपर ही लिख के बता दिया है। इससे क्लाइंट को आसानी हो जाती है उसका स्टोन लेने में। उसको वर्नियर कैलिपर यूज़ नहीं करना पड़ता स्टोन के साइज़ को चेक करने के लिए। अच्छा, तो टैक्स के अंदर और भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शंस हैं। ये मैंने इसका ज्वाइनिंग फिक्स कर लिया। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ, ये इस तरह से मेरा नाम लिखा हुआ आ गया है। अब इस नाम को मैं यहाँ से गेज दे लेता हूँ। यहाँ से मैं इस नाम को 1 mm का मैंने गेज दे लिया, इस तरह से इसको गेज भी आ गया। अब इसके ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको पकड़ के मैं हल्का हल्का सा आपस में ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से। ये ऐसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। ये मेरे पास एक लॉकेट तैयार हो गया है। हाँ, ये थोड़ा सा कमज़ोर है, इसके नीचे मैं इस तरह से एक बॉर्डर लाइन भी अगर दे दूँ तो ये ज़रा सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पे एक इस तरह से मैं 1 mm की मैंने एक लाइन दे दी है, बॉर्डर लाइन, ये आ गई। अब इसके साथ भी कैप नहीं है तो यहाँ पे मैं इसके साथ ये एक बॉर्डर लाइन भी मैंने दे दी। ये मेरा अब एक लॉकेट तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं 2 हुक्स लगा देता हूँ अगर इस तरह से। ये 2 हुक्स मैंने लगा दी। जब भी ये हुक्स आपने लगानी है तब उस टाइम आपने इसको मिरर ही करना है क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए ताकि लॉकेट का बैलेंस बन सके। ओके, ये एक लॉकेट भी मैंने रेडी कर दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक ये ऑप्शन मौजूद है, एक्सट्रूड स्ट्रेट। ये भी सिमिलर इसी ऑब्जेक्ट की तरह, इसी टूल की तरह ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ होता है। जैसे सॉलिड एक्सट्रूड वाला है वैसे ही एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट है। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक कर्व है मेरे पास जो इनक्लोज्ड है। यहाँ पे अगर मैं इस टूल का यूज़ करता हूँ, ये स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर ऊपर या नीचे मैं इसको गेज दे सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन के भी ऑप्शन हैं और बोथ साइड पे देना है या नहीं देना, सॉलिड रखना है, या अगर नो होगा सॉलिड तो ये एक इस तरह से हॉलो सिलेंडर देगा बस। ओके, तो उसके बाद ये टूल है। ये टूल भी सिमिलर इसी तरह यूज़ होता है। ये टूल मैंने पहले काफ़ी बार यूज़ करके आप लोग को एक्सप्लेन भी किया है इसका। उसके बाद ये पाइप टूल है। ये यूज़ होता है जब हमने किसी कर्व के ऊपर पाइप देनी होती है और मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग के अंदर ये पाइप टूल ही सॉलिड में से ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि पाइप टूल से हम कोई भी शेप बना लेते हैं। ये पाइप जो है, अब इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं यहाँ पे कैप के। यहाँ पे आपने हमेशा ज़्यादातर राउंड कैप यूज़ करनी है क्योंकि राउंड कैप जो है, जब पाइप्स का एक जाल बना होता है तब ये राउंड जो इसके आगे है ये दूसरी पाइप के अंदर इस पाइप को अच्छे से मस कर देता है, मर्ज कर देता है। ओके, तो उसके बाद ये मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है, ये इसी तरह से है जैसे कर्व के अंदर वो स्केयर वाला टूल है हमारे पास, उसी तरह ये यूज़ होता है। बस इसके अंदर ये फ़र्क है कि ये डायरेक्ट ही सॉलिड में तब्दील हो सकता है। अब यहाँ पे ये मैंने एक स्लाइड बना दी है इसकी, ये सॉलिड है, ये प्रिंट हो सकती है। लेकिन ये जो कर्व के अंदर ये टूल है, ये एक कर्व है, ये प्रिंट नहीं हो सकती, सॉलिड प्रिंट हो सकता है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे ये स्फेयर टूल है। यहाँ से हम एक बॉल से यूँ बॉल्स बना सकते हैं। बॉल्स ज़्यादातर जो
होपें बनती हैं वो 2 mm या 3 mm की यूज़ होती हैं, इससे बड़ी नहीं बनती। इससे बड़ी अगर कोई पीस ही बहुत बड़ा है, जैसे कोई 100 mm या 60 mm, इतने एमएम्स का पीस है, तो उसके अंदर आप 4 या 5 mm की कॉप यूज़ कर सकते हैं, अगर जगह हो, एडजस्टमेंट बन सकती है तो। और जो पीस के अंदर हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, जिसे मिलीग्रेन कहते हैं, वो भी यही बॉल्स ही होते हैं, स्फेयर्स होते हैं, लेकिन वो 0.5 mm या 0.4 mm के यूज़ होते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास ये एक टूल है, ये भी इसी तरह है जैसे ये खोप थी, लेकिन ये जो है ये एक्लिप फॉर्म के अंदर इसको बनाता है, बॉल को ही इस तरह से इसने बना दिया है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास ये पाइप वाला ये टूल है, ये ऐसे ही यूज़ होता है जैसे हम पाइप बनाते हैं, ये इसी तरह से पाइप बना देगा, बस इस पाइप को कर्व के बगैर बनाया जाता है, इसके अंदर कर्व नहीं होगी। उसके बाद ये टूल है, ये सिलेंडर बना देता है। यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप्स, इस तरह की शेप्स हम इसके साथ बना सकते हैं। उसके बाद ये बॉर्डर बनाता है, ये भी ऐसे ही है, सिलेंड्रिकल शेप्स बनाता है, लेकिन ये सिर्फ इसका बॉर्डर बनाता है। ओके, उसके बाद ये मेरे पास एक पिरामिड टूल है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स मैं एंटर कर सकता हूँ। मैं यहाँ 4 साइड्स बनाता हूँ F4 के हिसाब से, और यहाँ पे मैं ये एक स्ट्रेट इसको एज अ पिरामिड उठा लेता हूँ। ये इस तरह से एक पिरामिड बन गया। अब इसके अंदर मैं टेक्सचर भी दे सकता हूँ। टेक्सचर अब इसके अंदर देने के लिए मुझे इसके ऊपर कर्व से डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। उन डिज़ाइंस के ऊपर, उन कर्व्स के ऊपर मैं पाइप टूल का यूज़ करके एक पाइप दूंगा, एक ब्रिक पाइप उनके ऊपर देने के बाद मैं यहाँ सॉलिड के अंदर ये जो बूलियन वाला ऑप्शन है, इससे मैं उन पाइप्स को और इस पिरामिड को कटर लगाऊंगा। जब तो पाइप्स तो कट होकर डिलीट हो जाएंगे, इसके अंदर उन पाइप्स की लाइनिंग आ जाएगी और वो डिज़ाइनिंग एक क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद ये एक टूल है कॉन, ये कॉनिकल शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एक ये टूल है, ये भी उसी तरह है, लेकिन इसका जो अपर पॉइंट है वो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। आज जिन टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, नॉर्मली ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के अंदर ये सब टूल्स यूज़ नहीं किए जाते। इनमें से कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर्व्स में से शेप्स को ड्रा करके बाद में उनको सॉलिड करते हैं। इसलिए आप अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर्व्स के ऊपर करें ताकि आप उसके अंदर परफेक्ट हों। जब आप कर्व्स बनाना सीख जाएंगे, जब आप कर्व्स को परफेक्टली ड्रा कर लेंगे, तो उसके बाद सरफेस और सॉलिड करना कोई मुश्किल नहीं है। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ एक सिंगल टूल की मदद से हम कर्व को सॉलिड के अंदर तब्दील कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।